आपको एनईपी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान लक्ष्मण जी सर। राष्ट्रीय शिक्षक संघ के मंत्री पद पर चयन किया गया है, इसलिए विद्यालय परिवार की ओर से इनको हार्दिक आभार। प्रिंसिपल साहिबा मोहिनी किरण जी एवं मेरे सम्मानित स्टाफ साथियों, जैसा कि मुझे आदेशित किया गया है कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए तो मैं पहले भूमिका बताना चाहूंगा। आजाद भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। सर्वप्रथम 1968 में पहली शिक्षा नीति आजाद भारत की आई थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद में 1986 में दूसरी शिक्षा नीति जारी की गई थी। उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। कंप्यूटर युग का शुरुआत उसी समय हुआ था। फिर इस एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 की थी उसमें कुछ संशोधन करके 1992 में वापस से लागू किया गया था और उसके बाद में ये तीसरी शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर कर दी गई थी। हालांकि इसको बनाने में बहुत समय लगा। 2015 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनके कैबिनेट नेतृत्व में इसकी घोषणा की गई थी और इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष बनाए गए। इस आयोग ने बहुत बड़ी और ये कहना मुनासिब होगा कि सबसे बड़ी चर्चा भारत की इस पॉलिसी को बनाने के लिए की गई थी। लगभग हर गांव में, हर संस्था, हर NGO, हर स्कूल, हर संस्था से सुझाव मांगे गए थे। एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट रखा गया जिसे मैंने बताया अभी कि 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत कर दिया गया और क्रमबद्ध रूप से इसको लागू किया जा रहा है। कर्नाटक जैसे राज्यों में अब ये पूरी तरह से लागू हो चुकी हैं। राजस्थान में इसके कुछ अंश लागू हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कि ये NEP 2020 जो है इसमें खास चीजें क्या है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है भारत को ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु स्थापित करना, बेरोजगारी को कम करना, ड्रॉप आउट का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो किसी भी विद्यालय में नामांकित नहीं है, राजकीय या शासकीय किसी भी विद्यालय में बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो वो ड्रॉप आउट बच्चा कहलाएगा। इसके अलावा 3 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों को 2030 तक नामांकित करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य इसमें रखा गया है। और एक जो पुरानी शिक्षा नीति पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये केवल बाबू तैयार करती हैं, बेरोजगारों की फौज खड़ी करती हैं, इसको ठीक करने के लिए भी बहुत बड़े सुझाव इस नई शिक्षा नीति में दिए गए हैं। तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि अभी सरकारी विद्यालयों में 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में बच्चा एडमिशन लेता है और 18 वर्ष की आयु पूरी करते करते वो कक्षा 12 पास कर लेता है। उसके बाद में उसकी कॉलेज शिक्षा शुरू होती है जिसको हम 10+2 के नाम से जानते हैं, यानी 10वीं तक की शिक्षा प्रारंभिक और उसके बाद में उच्च माध्यमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है इसमें बदलाव किया गया है। अब जो शिक्षा नीति है इसमें 5+3+3+4 यानी 5+3+3+4 का फॉर्मूला अपनाया गया है। तो ये 5+3+3+4 क्या है इसको हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन कुछ और बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्तमान में जो शिक्षण संस्थाएं हैं बहुत ही मनमाने तरीके से सरकारी जो प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं हैं वो अपनी फीस जारी करते हैं और एक तरह से जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा या जो मनमाफिक स्कूल है वहां नहीं पढ़ा पाते हैं। तो उसके लिए भी अब इस शिक्षा नीति में एक प्रावधान किया गया, एक आयोग बनेगा
जो ये तय करेगा कि जो शिक्षण संस्थान फीस तय कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसे वो ठीक करवाएंगे, यानी जो खुली लूट थी अब इसको रोक दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 5+3+3+4 क्या है। तो जो 5 वर्ष की शिक्षा है, अभी हम क्या करते हैं कि 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो एडमिशन लेता है और 5 वर्ष तक, पहले से 5वीं तक प्राथमिक शिक्षा अर्जित करता है। लेकिन नई जो शिक्षा नीति है उसमें 3 वर्ष का बच्चा एडमिशन लेगा और उसके बाद में 3 वर्ष तक उसको केवल खेल खेल में ही आचार व्यवहार, बैठना उठना और इस तरह की चीजें खेल खेल के माध्यम से सिखाई जाएगी। उससे कोई टेस्ट परीक्षा नहीं ली जाएगी। 3 वर्षों तक केवल स्कूल आना, स्कूल में बच्चों के साथ खेलना, कैसा व्यवहार करना चाहिए अध्यापकों के साथ में, घर वालों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने सहपाठियों के साथ में किस तरह से रहना है, ये सारी चीजें वो बच्चा सीखेगा और मौखिक सारी चीजें बोलना आदि सीख जाएगा। फिर जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा तो उसका प्रवेश होगा कक्षा 1 में और अगले साल 7 वर्ष का होगा तो होगा उसका प्रवेश कक्षा 2 में। तो इस तरीके से 3 साल तक खेल खेल की शिक्षा जिसमें किताबी ज्ञान नहीं, और 2 साल तक जो कक्षा 1 और 2 है वो, तो कुल मिला के 5 वर्ष की ये शिक्षा होगी शुरुआती। तो 7 वर्ष का बच्चा होगा तब तक वो कक्षा 2 पढ़ लेगा। उसके बाद में उसकी 3 वर्ष की शिक्षा शुरू होगी, वो होगी कक्षा 3, 4 और 5 प्रिपरेटरी जो स्तर है। यहाँ पर उसको धीरे धीरे किताबी ज्ञान, लिखना आदि सिखाया जाएगा। लेकिन इसमें भी जो करके सीखने वाला है वो मेथड अपनाया जाएगा। बच्चा खुद करके सीखेगा। जैसे मान लीजिए कि पाठ है कि बड़ों के साथ में कैसा व्यवहार किया जाना है, तो उसमें उससे बड़ों के साथ व्यवहार कैसा करना करके दिखाया जाएगा और अध्यापकों से उससे बातचीत करना या कैसे तस्लीम या नमस्ते करना है, वो सारी चीजें उसको करके सिखाई जाएगी। या खाना खाते समय साफ सफाई का कोई पाठ है तो उसको बाकायदा वो खाना खाकर खाते हुए वो सारा चीज वो करके दिखाया जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल मेथड के द्वारा किया जाएगा जो बहुत ही रुचिकर होगा बच्चे के लिए। वो बोझिल नहीं होगा कि इसको रटना है और ये याद करना है और नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, वो सिस्टम नहीं होगा। और एक जो मूल्यांकन पद्धति है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव है। उसमें केवल अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा बल्कि 3 स्तर पे मूल्यांकन होगा। और वो मूल्यांकन होगा बच्चा स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है, कितने अंक देता है। मान लीजिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, बच्चा खुद अपने आप को अंक देगा कि मैं किस क्षेत्र में कितना हूं, अपने आप का असेसमेंट करके बच्चा देगा। फिर उसके सहपाठी अंक देंगे 10 में से कि ये जो बच्चा है मेरे साथ पढ़ने वाला, ये किस क्षेत्र में अच्छा है और कहां इसकी कमी है। इसके बाद में अध्यापक अंक देगा। तो ये 3 स्तर की मार्किंग होगी जिसमें बच्चे को इतना तो होगा कि मेरे साथ में अन्याय कभी नहीं होगा, क्योंकि खुद भी नंबर देगा, उसके सहपाठी भी देंगे और अध्यापक भी देंगे। तो इससे एक चीज तो ये होगी कि पारदर्शिता आएगी, साथ ही साथ बच्चे दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इससे अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, मुझे इससे अंक लेने हैं। तो दोस्ती का भाव भी आपस में बढ़ेगा। ये भी एक अच्छा इसमें प्रयास किया गया है। तो 5+3 यानी 5 साल तक 3 साल खेल खेल में शिक्षा, फिर 2 साल पहली और दूसरी कक्षा, उसके बाद के 3 वर्ष में तीसरी, चौथी और 5वीं तक की शिक्षा। उसके बाद में जो प्राथमिक स्तर होगा वो होगा 6ठी, 7वीं और 8वीं। तो जैसा अभी 6ठी, 7वीं, 8वीं में होता है, ठीक उसी प्रकार से 6ठी, 7वीं, 8वीं यानी 3 वर्ष की शिक्षा होगी। इसमें एक खास चीज ये जोड़ी गई है कि वोकेशनल एजुकेशन कक्षा 6 से ही जोड़ दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है कि व्यावसायिक शिक्षा। जैसा अभी हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के केवल किताबी कीड़ा बन जाता है और उसको जब वास्तविक धरातल पे किसी काम के लिए कहा जाता है तो उसको कुछ आता ही नहीं है। तो वो सारी चीजें कक्षा 6 से ही शुरू कर दी जाएगी। जैसे कि कोई खिलौना बनाना है मिट्टी का, तो उसको खिलौना बनाना सिखाया जाएगा। लकड़ी से कुछ बनाना है या लुगदी से कुछ बनाना है वो भी बनाना, या चित्र बनाना है तो बकायदा उसको चित्र बनाना सिखाया जाएगा। कहने का मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा है वो कक्षा 6 से शुरू हो जाएगी। तो 3 साल की 6ठी, 7वीं और 8वीं तक की शिक्षा होगी।
उसके बाद में होगी माध्यमिक शिक्षा, वो कक्षा 9 से 12 तक, ये 4 साल की शिक्षा होगी, 9, 10, 11 और 12। इसमें कक्षा, जैसे अभी कक्षा 11 में आते हैं तो आपको विषय का चयन करना होता है, और जिस विषय में आपकी रुचि है वो विषय आप लेते हैं। जैसे साइंस लेते हैं तो आपको बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सारे विषय पढ़ने के लिए होते हैं। आर्ट्स वालों के मानविक के विषय होते हैं बहुत सारे, कॉमर्स वालों के लिए वाणिज्य से संबंधित विषय होते हैं, अर्थशास्त्र वगैरह। ये तो ये सारे विषय अभी हैं, लेकिन जो नई शिक्षा पॉलिसी में 5+3+3+4 यानी अंतिम 4 वर्ष की शिक्षा है, वो होती है माध्यमिक शिक्षा, और कक्षा 9 में आते ही आपको विषय चयन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ और अभी की व्यवस्था में अंतर है। अंतर वो ये है कि अभी आपको जैसे एक स्ट्रीम का चयन कर लिया, अभी हमारे यहाँ विद्यालय में आर्ट्स विषय चलता है, तो आर्ट्स विषय में आपके लिए जो 3 विषय हैं वही मजबूरन आपको लेने होते हैं। अगर किसी बच्चे या बच्ची की इच्छा है कि मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, गणित अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही राजनीति में मेरी रुचि है, तो अब आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में आप ऐसा कर सकते हैं, एक विषय की पूरी सूची दी हुई होगी, उसमें से आप मनपसंद के विषय ले सकते हैं। किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी कि आपको साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में से एक ही स्ट्रीम के विषय लेने हैं, मिक्स में आप ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी छूट है। तो अभी जो होता है ना बच्चों के मन में कि मुझे एक ये विषय अच्छा लगता है, दूसरा वो वाला लगता है, छूट नहीं है, वो नए शिक्षा नीति में आपको ये छूट मिलने वाली है। तो इसके बाद में जो स्कूल एजुकेशन पूरी होने के बाद में कॉलेज की बात आती है। अभी क्या होता है कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वही आपको स्ट्रीम चुननी होती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या इस तरीके के। तो नई शिक्षा नीति में वही सिस्टम कि आपको किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मनपसंद के विषय ले सकते हैं। एक तो ये छूट मिलेगी। दूसरा, अभी क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, अगले वर्ष गरीबी के कारण या पारिवारिक स्थितियों के कारण या किसी काम की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देता है, और अगले साल अगर वो वापस कॉलेज में आता है तो उसको कहा जाता है कि आप फिर से फर्स्ट ईयर पढ़िए, क्योंकि आपके गैप आ गया बीच में। कोई पारिवारिक परिस्थितियां, कुछ भी हो सकता है उसकी वजह से। तो नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति में 4 वर्ष की कॉलेज एजुकेशन को रखा गया है। उसमें अगर कोई बच्चा, विषय का तो मैंने बता दिया, कोई भी विषय ले सकता है, कोई स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं है कि एक स्ट्रीम के लें। लेकिन अगर कोई बच्चा 1 वर्ष कॉलेज आके पढ़ाई छोड़ देता है किन्हीं कारणों से, तो भी उसका 1 वर्ष बर्बाद नहीं जाएगा, उसको सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का मिल जाएगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई बच्चा 2 साल कॉलेज में पढ़कर फिर किसी कारण से कॉलेज छोड़ देता है, तो उसका डिप्लोमा ग्रेजुएशन मिलेगा, यानी ग्रेजुएशन में उसको डिप्लोमा मिलेगा। और अगर 3 साल तक लगातार पढ़ के उसके बाद में वो 4थे साल नहीं पढ़ता, छोड़ देता है, तो उस विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और 4थे वर्ष तक अगर वो अध्ययन कर लेता है तो उसको रिसर्च ग्रेजुएट माना जाएगा। ये है। अब 4 साल का हो गया, तो कहने का मतलब नई शिक्षा नीति में आपका कोई भी वर्ष खराब नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जो कमियां हैं उसको इस नई शिक्षा नीति में सुधारा गया है। एक बात और आती है कि जो पीएचडी करते हैं, यानी जो डॉक्टरेट करते हैं, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए भी यही व्यवस्था है कि अगर वो पीएचडी करना चाहता है तो नंबर 1 तो उसको एमफिल करने की अब कतई आवश्यकता नहीं है, सीधे पीएचडी करेगा, यानी एमफिल का कोर्स अब टोटली समाप्त कर दिया गया है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग जो हैं, जैसे कर्नाटका में रहते हैं और अगले साल वो वहां से आके राजस्थान में आ गए या मध्य प्रदेश चले गए, जो माइग्रेशन करते हैं किन्हीं कारणों से, उनके किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हुई है 2 साल तक, और तीसरे साल किसी और यूनिवर्सिटी में मजबूरन वहां पढ़ना पड़ता है। तो जो क्रेडिट ट्रांसफर का सिस्टम अभी नहीं था, अब ये नई शिक्षा नीति में क्रेडिट ट्रांसफर होगा कि आपने किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है तो पिछले वर्षों का हिसाब किताब जहां नए विश्वविद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं वो वहां जुड़ जाएगा, यानी पहले की पढ़ाई की हुई खराब नहीं होगी। मान लीजिए कर्नाटका में 2 साल तक पढ़ाई की तो उसको तो 2 साल का डिप्लोमा ही मिलेगा। अगर उसको डिग्री करनी है
और वो अब राजस्थान में आ गया है। राजस्थान में कर्नाटक यूनिवर्सिटी की कोई ब्रांच नहीं है, वो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमडीएस में जेएनयू में कहीं पढ़ेगा, तो तीसरे साल यहाँ पढ़ पाएगा, 2 साल की क्रेडिट वहां वाली यहाँ उसके जमा हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें फायदा है विद्यार्थियों के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो नई शिक्षा नीति है वो विद्यार्थियों को रट्टू तोता बनाने की बजाय अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते हुए वो किस तरीके से रोजगार पा सकता है, इस हेतु ये शिक्षा नीति बनाई गई है। तो आशा करते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से हमारे यहाँ राजस्थान में लागू होगी, उसके बाद में इसका परिणाम अच्छे हमें मिलते रहेंगे। और शिक्षकों के लिए जो किया गया है, जैसे अभी बीएड जो 2 वर्षीय है, 2030 के बाद में 2 वर्षीय बीएड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बीएड करने के लिए 4 वर्ष का कोर्स करना पड़ेगा, 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलेगा और वही नौकरियों के लिए योग्यता का एक मापदंड माना जाएगा। तो ये भी इसमें एक सुधार किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए नवाचार और नई नई तकनीकें सीखने के लिए हर वर्ष ट्रेनिंग का शेड्यूल बहुत कंपलसरी कर दिया गया है। आप लोग देखते ही हैं, जैसे कि हम लोग सीआरसी में ट्रेनिंग के लिए हर वर्ष जाते हैं, 2-3 दिन 4 दिन की जो भी ट्रेनिंग होती है, एफएलएन ट्रेनिंग, तो वो इसी का एक हिस्सा है नई शिक्षा नीति का ही, कि अध्यापकों को भी अपडेट किया जाए और वो तैयार रहें किसी भी नवाचार को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, ताकि बच्चे जो हैं नई चीजें सीख सकें। अगर टीचर अपडेट नहीं होगा तो निश्चित रूप से बच्चे उन चीजों से वंचित रहेंगे जो उनको सीखने के वो हकदार हैं। तो ये थी शिक्षा नीति के बारे में मेरी तरफ से जानकारी। मुझे आशा है आपको कुछ इससे लाभ हुआ होगा। एक बार पुनः विद्यालय परिवार का बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने विचार रखने के लिए जगह दी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने आपको नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया, इसलिए